Hello everyone, this is Love Jagwani. Before we start this session, I would like to welcome our guest and mentor of the team Logical Vibes, Mr. Achyutendra Singh Baghel, sir. Thank you. Uh, Now I would like to request Ms. Sejal Jain ma'am to come forward and start this session. Good evening, sir. So myself Sejal, and my first question is that can you explain the sections covered under this chapter? Okay, so chapter 9A of IPC, it deals about offenses relating to elections. जो भी हमारे देश में निर्वाचन प्रक्रिया होती है या चुनाव होते हैं, उससे संबंधित जो भी अपराध हैं इस चैप्टर में बताए गए हैं। इनिशियली आईपीसी जब ड्राफ्ट हुई थी तब इस तरीके के ऑफेंसेस इसमें इंक्लूडेड नहीं थे। ये चैप्टर 9A बाद में इंसर्ट किया गया और इलेक्शन से रिलेटेड कुछ ऑफेंसेस जो हैं इसमें जोड़े गए हैं। ये जो चैप्टर है ये सेक्शन 171A से स्टार्ट होकर के 171I तक इसमें सेक्शंस हैं। इसमें जो सबसे पहला सेक्शन है 171A, इसमें डेफिनेशंस बताई हुई हैं। तो दो डेफिनेशंस मुख्य रूप से हैं, एक है अभ्यर्थी या कैंडिडेट और दूसरी है इलेक्टोरल राइट या फिर निर्वाचन अधिकार। इस चैप्टर में अभ्यर्थी और निर्वाचन अधिकार ये दो मुख्य ऐसे शब्द हैं जिनका आपको मतलब मालूम होना चाहिए। जो पहला है अभ्यर्थी या कैंडिडेट, कैंडिडेट मीन्स अ पर्सन हु हैज बीन नॉमिनेटेड एज अ कैंडिडेट बाय एनी इलेक्शन, या फिर अभ्यर्थी से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी निर्वाचन में अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्दिष्ट किया गया है। जब कभी भी चुनाव होता है तो जो कैंडिडेट्स चुनाव लड़ने के लिए आते हैं सामने, अपना नॉमेनक्लेचर या कैंडिडेचर भरते हैं, वो अभ्यर्थी कहलाते हैं। जो दूसरा शब्द है इलेक्टोरल राइट या निर्वाचन अधिकार, उसकी परिभाषा है मीन्स द राइट ऑफ अ पर्सन टू स्टैंड और नॉट टू स्टैंड एज और टू विड्रॉ फ्रॉम बीइंग अ कैंडिडेट और टू वोट और रिफ्रेन फ्रॉम वोटिंग एट एन इलेक्शन। तो जो इलेक्टोरल राइट्स या फिर निर्वाचन का अधिकार है वो क्या क्या चीजें इंक्लूड करता है कि किसी व्यक्ति का किसी चुनाव में अभ्यर्थी के रूप में खड़ा होना, आप वो चुनाव लड़ना चाहते हैं तो चुनाव में खड़े हो सकते हैं, अगर नहीं लड़ना चाहते तो हमें चुनाव लड़ने के लिए नहीं खड़े होना, हमें अभ्यर्थी नहीं बनना, या फिर चुनाव में हमें किसी को वोट देना है या किसी को वोट नहीं देना। ये सारे जो हमारे अधिकार हैं ये हमारी जो निर्वाचन की प्रक्रिया में हमारी राइट्स हैं उसके बारे में है और इन्हें ही इलेक्टोरल राइट्स बताया गया है। अगला जो सेक्शन है 171B ब्राइबरी, इसमें ये बताया गया है कि रिश्वत क्या है। सो कहा गया है whoever gives a gratification to any person with the object of inducing him or any other person to exercise an electoral right or of rewarding any person for having exercised any such right। अगर कोई भी व्यक्ति किसी को किसी भी प्रकार का ग्रेटिफिकेशन देता है, किस चीज के लिए, उसका जो इलेक्टोरल राइट्स है जो अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी, या तो चुनाव लड़ने के लिए या चुनाव ना लड़ने के लिए, किसी व्यक्ति को वोट देने के लिए या किसी व्यक्ति को वोट ना देने के लिए, अगर उसके लिए कोई ग्रेटिफिकेशन देता है तो फिर इसे माना जाएगा कि ये रिश्वत है। दूसरा, accepts either for himself or for any other person any gratification as a reward for exercising any such right or from inducing or attempting to induce any other person to exercise such any such right। तो जो पहला हाफ है वो रिश्वत देने वाले के बारे में। अगर कोई व्यक्ति किसी प्रकार का ग्रेटिफिकेशन देता है इलेक्टोरल राइट्स के यूज के लिए तो वो पहले हाफ में रिश्वत देने का अपराध कर रहा है, और जो दूसरे हाफ में बताया गया है वो रिश्वत लेने वाला व्यक्ति जो इस तरीके का ग्रेटिफिकेशन रिसीव करता है, या तो स्वयं के इलेक्टोरल राइट के प्रयोग के लिए या फिर किसी अन्य व्यक्ति के इलेक्टोरल राइट के प्रयोग को करवाने के लिए। तो इन दोनों चीजों में रिश्वत कहा जाएगा कि रिश्वत ली गई है या दी गई है। अब इसमें प्रोवाइजो भी है कि प्रोवाइडेड that a declaration of public policy or a promise to public action shall not be an offense under this section।
अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए चुनाव लड़ते समय किसी पब्लिक पॉलिसी के बारे में प्रॉमिस करता है या फिर कोई पब्लिक एक्शन लेने के बारे में प्रॉमिस करता है, कई बार हम देखते हैं कि चुनाव लड़ने वाले जो कैंडिडेट्स हैं हमारे लोकेलिटी के बारे में या हमारी पॉलिसी के बारे में या कोई ऐसी योजनाओं के बारे में घोषणाएं करते हैं कि भविष्य में हम आगे चल करके आपको ये सुविधाएं देंगे या इस तरीके की योजनाएं आपके लिए बनाएंगे। तो ये चीजें ब्राइबरी की श्रेणी में नहीं आती, इसको प्रोवाइजो के माध्यम से स्पष्ट किया गया है। अगला, अ पर्सन हु ऑफर्स और अग्रीज टू गिव और ऑफर्स और अटेम्प्ट्स टू प्रोक्योर अ ग्रेटिफिकेशन शैल बी डीम्ड टू गिव अ ग्रेटिफिकेशन। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस चीज के लिए ऑफर करता है कि वो किसी को ग्रेटिफिकेशन देगा या किसी को देने के लिए सहमति देता है या कोई ग्रेटिफिकेशन लेने के लिए सहमति देता है या कोशिश करता है, तो ये माना जाएगा कि उसने ग्रेटिफिकेशन दिया है। A person who obtains or agrees to accept or attempt to obtain a gratification। तो जो क्लॉज 2 है वो व्यक्ति जो ब्राइबरी दे रहा है, ग्रेटिफिकेशन दे रहा है, उसके संबंध में है कि उस व्यक्ति ने ग्रेटिफिकेशन ऑफर किया या इस चीज के लिए अग्री हुआ कि वो किसी को ग्रेटिफिकेशन देगा या फिर कहीं से वो प्रोक्योर कर रहा है कि वो किसी को ग्रेटिफिकेशन देगा या इस चीज का ऑफर कर रहा है, तो वो ब्राइब देने वाला व्यक्ति। और जो क्लॉज 3 है वो इस बारे में है कि जो भी व्यक्ति इस तरीके के ऑफर को एक्सेप्ट करेगा या अग्री करेगा कि मैं ऐसा ऑफर एक्सेप्ट करूंगा खुद के लिए या किसी और के बिहाफ में, तो ये माना जाएगा उसने ग्रेटिफिकेशन लिया है, ब्राइब ली है। सेक्शन 171C ये भी एक डेफिनेशन बताता है, ये है अनड्यू इन्फ्लुएंस एट इलेक्शन। तो जो भी व्यक्ति वॉलेंटरीली, इसमें जो पहला क्लॉज है वो बोलता है whoever voluntarily interferes or attempts to interfere with the free exercise of an electoral right commits the offense of undue influence at election। तो हमने वॉलेंटरी शब्द की परिभाषा पढ़ी थी शुरुआत में। वॉलेंटरी यानी जो व्यक्ति स्वेच्छापूर्वक कोई भी कार्य करता है तो ये कहा जाता है कि वॉलेंटरीली उसने किया है। तो यहाँ 171C में भी जो व्यक्ति स्वेच्छापूर्वक किसी अन्य व्यक्ति के इलेक्टोरल राइट्स के प्रयोग को किसी भी तरीके से फ्री एक्सरसाइज ना करने के लिए प्रेरित कर रहा है, मतलब सामने वाले व्यक्ति का जो इलेक्टोरल राइट्स है वो अपने स्वेच्छा से, अपनी फ्री विल से उसका उपयोग ना कर पाए, इसके लिए कोई व्यक्ति प्रयत्न करता है, तो ये माना जाएगा कि वो इलेक्शंस में अनड्यू इन्फ्लुएंस का प्रयोग कर रहा है। अब जो क्लॉज 2 है, विदाउट प्रेजुडाइस टू द जनरलिटी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 1 हुएवर, यहाँ पर बताया गया है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस किस तरीके से किया जा सकता है। जो इसका ए पॉइंट है, थ्रेटन्स एनी कैंडिडेट और वोटर। अगर कोई भी अभ्यर्थी है जो कैंडिडेट है इलेक्शन का, उसे या फिर इलेक्शन में वोट देने वाला वोटर है, उसे किसी भी प्रकार से डराएगा या धमकाएगा, उसको भयभीत करेगा, तो ये माना जाएगा कि उसने अनड्यू इन्फ्लुएंस किया है। अगला, induces or attempts to induce a candidate or voter to believe that he or any person in whom he is interested will become or will be rendered an object of divine displeasure or of spiritual censors। तो पहला जो क्लॉज था उसमें क्या कह रहे थे कि डराना, धमकाना, किसी को भयभीत करना किसी इंजरी के डर से, तो अनड्यू इन्फ्लुएंस है। जो क्लॉज बी है वो ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को इस बात से भयभीत किया जाएगा कि जिसके साथ तुम जुड़े हुए हो या जिसको वोट देने वाले हो या जिस पक्ष के साथ तुम खड़े हो, कोई भी कैंडिडेट या वोटर, उसको इस बात से डराया जाए कि अगर तुम यहाँ पर जहाँ पर तुम्हारा सहयोग है वहीं पर रहोगे तो डिवाइन डिस्प्लेजर, ईश्वरीय तुम्हारे विरुद्ध प्रकोप होगा या स्पिरिचुअल कोई तुम्हारे खिलाफ आपदा आएगी। इस तरीके से अगर कोई भयभीत करेगा तो ये भी अनड्यू इन्फ्लुएंस कहलाता है। और इस तरीके से क्या करने का प्रयत्न करना है, shall be deemed to interfere with the free exercise of electoral right of such candidate or voter within the meaning of subsection 1। तो इस तरीके से
फ्री एक्सरसाइज ऑफ इलेक्टोरल राइट्स को प्रभावित करने का प्रयत्न करना अनड्यू इन्फ्लुएंस कहलाएगा। इसमें भी यही बताया गया है कि पब्लिक पॉलिसी या फिर पब्लिक एक्शन के बारे में अगर कोई ऐसी घोषणा या कोई बात रखी जाती है तो उसे अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं माना जाएगा। सेक्शन 171D पर्सोनेशन एट इलेक्शंस, ये कहता है whoever at an election applies for a voting paper or votes in the name of any other person, whether living or dead, or in a fictitious name, or who having voted once at such election applies at the same election for voting paper in his own name, and whoever abates, procures, or attempts to procure the voting by any person in any such way commits the offense of personation at an election. कोई भी व्यक्ति मान लीजिए किसी भी जगह पर वोट देने जा रहा है, वो एक बार वोट देने के बाद दोबारा वोट देने की कोशिश करे या फिर किसी अन्य व्यक्ति के नाम से वोट देने की कोशिश करे, भले वो व्यक्ति जीवित हो या मृत हो, या फिर किसी फिक्शन के नाम से या किसी काल्पनिक नाम से वोट देने की कोशिश करे, या फिर ऐसी जगह पर किसी व्यक्ति का वोट डलवाने की कोशिश करे। तो ऐसा कोई भी अगर कोई अपराध करता है कि उसका जो वोट है वो वैधानिक नहीं है, फिर भी उसके लिए प्रयास कर रहा है कि वो वोट डल जाए, तो ये कहा जाएगा कि उसने पर्सोनेशन किया है, उसने प्रतिरूपण का अपराध किया है। अब हमने ये 3-4 प्रकार की डेफिनेशंस पढ़ ली कि ब्राइबरी क्या है, अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या है, पर्सोनेशन क्या है। तो ये सारे अपने आप में अपराध हैं और इनकी सजा क्या होगी ये आगे के सेक्शन में बताया गया है। सेक्शन 171E, यहाँ पर ब्राइबरी जो है रिश्वत का अपराध है, उसके दंड की बात की गई है। तो जो भी ब्राइबरी का अपराध करेगा उसे 1 वर्ष के किसी भी भांति के कारावास, फाइन या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। इसमें एक एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है कि ट्रीटिंग means that form of bribery where the gratification consists in food, drink, entertainment or provisions. तो जब चुनाव के समय में पार्टीज दी जाती हैं या किसी को खाना खिलाया जाता है, ट्रीट दी जाती है, ड्रिंक्स सर्व की जाती हैं या किसी तरीके से एंटरटेनमेंट प्रोवाइड किया जाता है, तो ये भी ब्राइबरी की श्रेणी में आता है। अगर इस तरीके से ट्रीट के माध्यम से ब्राइबरी दी जाती है तो उस कंडीशन में जेल की सजा नहीं होगी, केवल फाइन से पनिशमेंट दी जाएगी। सेक्शन 171F पनिशमेंट फॉर अनड्यू इन्फ्लुएंस और पर्सोनेशन एट एन इलेक्शन। तो अगर कोई भी व्यक्ति अनड्यू इन्फ्लुएंस के माध्यम से इलेक्टोरल राइट्स के फ्री एक्सरसाइज को इफेक्ट करने की कोशिश करता है या फिर पर्सोनेशन करता है इलेक्शंस में, तो सेक्शन 171F के अंतर्गत उसकी पनिशमेंट बताई गई है, जो कि दोनों में से किसी भी भांति के कारावास जो कि 1 वर्ष तक का हो सकेगा, फाइन या फिर दोनों से दंडनीय है। सेक्शन 171G फॉल्स स्टेटमेंट इन कनेक्शन विथ एन इलेक्शन। अगर कोई भी व्यक्ति इलेक्शन के दौरान कोई ऐसा स्टेटमेंट देता है जो कि वो जानता है या उसे इस बात की जानकारी है कि जो वो स्टेटमेंट दे रहा है वो मिथ्या है, गलत है, और फिर भी वो कथन करता है, वो स्टेटमेंट देता है, तो सेक्शन 171 के अंतर्गत वो अपराध की श्रेणी में आएगा और इसके लिए जुर्माने से उसे दंडित किया जा सकता है। 171H इलीगल पेमेंट्स इन कनेक्शन विथ एन इलेक्शन। अब 171H जो है ये उस व्यक्ति के बारे में है जो व्यक्ति किसी कैंडिडेट के इलेक्शन के लिए अपने स्वयं की तरफ से खर्च करते हुए कोई प्रयास करता है, कोई जैसे रैली निकालता है, कोई स्टेज करता है, कोई कार्यक्रम, या किसी भी अन्य तरीके से किसी कैंडिडेट की सहायता के लिए कोई खर्च करता है और इस खर्च में उस कैंडिडेट की सहमति या अनुमति पत्र नहीं मिला। मतलब जब कभी भी इलेक्शन किया जाता है, जो भी कैंडिडेट्स इलेक्शंस में खड़े होते हैं उनको अपने पूरे इलेक्शन के खर्च का ब्यौरा रखना आवश्यक है। तो इलेक्शन में जो भी खर्च हुआ उस कैंडिडेट के खर्च के ऑडिट में उसका टोटल आना चाहिए। लेकिन अगर कोई अन्य व्यक्ति अपने खर्चे पर इलेक्शन का प्रचार करने लगेगा तो वो तो अतिरिक्त खर्च हो गया, उस कैंडिडेट के अकाउंट में तो जुड़ेगा नहीं।
तो इस तरीके से व्यक्तिगत खर्च पे किसी कैंडिडेट का प्रचार करना भी अपराध है। हम किसी कैंडिडेट के लिए अगर प्रचार कर रहे हैं और उस पर कोई खर्च कर रहे हैं तो उस कैंडिडेट के चुनाव खर्च में उसे जोड़ा जाना चाहिए, और उसको जोड़ने के लिए उस कैंडिडेट की अनुमति पत्र या सहमति से ही हमारा खर्च किया जाना ये आवश्यक है। और अगर उस कैंडिडेट की अनुमति या सहमति पत्र के बिना हम अगर कोई खर्च करते हैं उसके चुनाव के प्रचार में, तो सेक्शन 171H के अपराध के दोषी होंगे, और इसमें जो पनिशमेंट है वो फाइन के साथ लगाया जा सकता है। इसमें जो प्रोवाइजो दिया हुआ है कि अगर बिना सहमति या अनुमति पत्र के हमने किसी कैंडिडेट के प्रचार में खर्च कर दिया है और वो खर्च मात्र 10 रुपए के बराबर है, तो अगले 10 दिन के भीतर हम ऐसा अनुमति पत्र उस कैंडिडेट से प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमने वो प्राप्त कर लिया तो हम इस सेक्शन के अपराध के दंड से बच जाएंगे, हम दोषी नहीं होंगे। लेकिन अगर 10 रुपए से ज्यादा का खर्च हमने उसके प्रचार में कर दिया है बिना अनुमति पत्र के, तो हम इस अपराध के अंतर्गत दोषी पाए जाएंगे। सेक्शन 171I लास्ट जो इसका सेक्शन है, फेलियर टू कीप इलेक्शन अकाउंट्स, ये कैंडिडेट के बारे में है, क्योंकि कैंडिडेट जब भी इलेक्शन लड़ता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो जो भी खर्च कर रहा है उसके बाकायदा हिसाब किताब रखे, और अगर ऐसा पाया जाता है कि उसने अकाउंट्स ठीक तरीके से नहीं रखे हैं तो उसे जुर्माने से दंडित किया जा सकता है, जो कि 500 रुपये तक का होगा। इस तरीके से चुनाव के संबंध में जो कैंडिडेट है और इलेक्टोरल राइट्स है उसके संबंध में अपराध जो बताए गए इस सेक्शन में, इस चैप्टर में, वो इन सेक्शंस के अकॉर्डिंग हैं। अब इसमें कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं आप। So my next question is seeking support from other political parties, during the elections and making an offer to share some political views for giving such support. So can this be called as gratification? ये ग्रेटिफिकेशन नहीं कहलाएगा, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर जैसा हमने पढ़ा कि कैंडिडेट और इलेक्टोरल राइट्स के बारे में ये मेनली इसमें ऑफेंसेस बताए गए हैं। जो इलेक्टोरल राइट्स हैं वो इंडिविजुअल के होते हैं। जब हम कोएलिशन या फिर किसी पार्टीज के साथ एक साथ आकर के चुनाव लड़ने की बात करते हैं तो वो इंडिविजुअल राइट्स से रिलेटेड या इंडिविजुअल इलेक्टोरल राइट्स से रिलेटेड बात नहीं है, वो कहीं ना कहीं पॉलिसी रिलेटेड बात है। और उनका अगर एक ही व्यू को लेकर के चुनाव लड़ने का कोई भी ऐसा कंसेंसस बनता है या उनकी सहमति बनती है तो इस चैप्टर के अंतर्गत वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। और इसका ये भी कहा जा सकता है कि जब भी हमारे यहाँ इलेक्शंस होते हैं तो जो मेजॉरिटी पार्टी होती है, जो मेजॉरिटी ग्रुप होता है, ये तो हम प्रैक्टिकली जानते हैं कि हमारे देश में अलग अलग पार्टीज हैं और उनका अलग अलग नामों से रजिस्ट्रेशन है, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है या अन्य पार्टियां हैं। परंतु जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है इलेक्शंस में, वो ये बोलता है कि जो बहुमत दल होता है उसमें किसी पार्टी विशेष का उल्लेख नहीं है। जिस दल के जिस ग्रुप के कैंडिडेट्स अधिक संख्या में चुन करके आते हैं चुनाव के बाद, वो मिलकर के सरकार बनाते हैं। तो जरूरी नहीं कि एक ही पार्टी से वो दल बने, कई पार्टियों से मिलकर के भी वो बहुमत पाने वाला दल बन सकता है। तो अगर इस तरीके से पार्टियां एक साथ होती हैं तो वो ग्रेटिफिकेशन की श्रेणी में नहीं आता और इस चैप्टर के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। So my next question is the expression given under 171C, that is free exercise of electoral right. What does that mean? ओके, जैसा हमने इलेक्टोरल राइट्स की डेफिनेशन पढ़ी सेक्शन 171A में, जो इलेक्टोरल राइट्स बताए गए हैं कि किसी इंडिविजुअल का ये राइट है कि वो विलिंगली अपने वॉलंटरीली डिसीजन लेकर के अपनी फ्री विल से, मुक्त इच्छा शक्ति से ये निर्णय ले सकता है कि उसे चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना, या किसी व्यक्ति को वोट देना है या वोट नहीं देना। तो सेक्शन 171C में जो बात की गई है उसी फ्री एक्सरसाइज की बात की गई है कि जो भी व्यक्ति का इंडिविजुअल राइट है, इलेक्टोरल राइट, अगर वो चुनाव लड़ना चाहता है तो वो फ्रीली इस चीज का डिसीजन ले ले, अगर वो नहीं लड़ना चाहता तो फ्रीली डिसीजन ले कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा।
या किसी को वोट देना है तो वो पूरी तरीके से मुक्त रूप से स्वयं निर्णय ले कि उसे वोट किसे देना है या किसे नहीं देना। तो फ्री विल जो बात की गई है वो इसी संबंध में की गई है। इलेक्टोरल राइट्स व्यक्ति स्वयं ये तय करता है कि उसको किस तरीके से इसका इस्तेमाल करना है, और अगर किसी भी भांति से कोई दूसरा व्यक्ति उसके इस अधिकार के प्रयोग में अगर उसे प्रभावित करने की कोशिश करता है तो 171C में उसे अनड्यू इन्फ्लुएंस कहा जाता है। Thank you, sir. So my next question is, means during the course of elections, many political parties call up the prostitutes and serve some illegal substances like drugs, which is luxurious according to them, but according to law, which is illegal. So what are your views on it? देखिए, जो चीज़ें इलीगल हैं उनको यूज करना, उनको किसी को सप्लाई करना, वो तो अलग अलग अपने आप में सेपरेट ऑफेंस फॉर्म करते हैं। प्रोस्टिट्यूशन अपने आप में एक ऑफेंस है, तो वो तो सीधे सीधे अपराध की ही श्रेणी में आता है। और जहाँ तक सवाल है ग्रेटिफिकेशन का या ब्राइबरी का या ट्रीट देने का, तो ये उसके अंतर्गत आ जाएगा कि अगर कोई जैसे पार्टी हो रही, जैसे मैंने कहा था कि कहीं पार्टी होती है, किसी को भोजन और ड्रिंक्स प्रोवाइड की जाती हैं, तो ये ट्रीट की श्रेणी में आता है। और ब्राइबरी ट्रीट के माध्यम से दी जा रही है ऐसा कहा जाता है, तो वो भी ट्रीट के अंतर्गत आएगा। और चुनाव के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, इस चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, तो वो इसमें भी अपराध है। और चूंकि वो अपने आप में जो कृत्य कर रहे हैं, प्रोस्टिट्यूशन को बढ़ावा देना, प्रोस्टिट्यूशन को फॉलो करना या ड्रग्स ले जाना या इलीगल सब्सटेंस आना, वो अपने आप में भी गंभीर प्रकृति के अपराध हैं। तो ये सेपरेट ऑफेंसेस कॉन्स्टिट्यूट करेंगे और इस चैप्टर के अंतर्गत भी ये ऑफेंस के रूप में माना जाएगा। Thank you so much, sir. So my last question is that election offences should be must be dealt with rigorously punishments. Sorry. ओके, हाँ, ये बात इसमें अगर इस चैप्टर में देखें तो मैक्सिमम जो पनिशमेंट है वो 1 साल तक की कहीं पर भी देखने को ऐसी आई है कि उतना ज़्यादा इसमें जेल के प्रावधान नहीं है, इम्प्रिजनमेंट के प्रावधान नहीं है। और जिस तरीके से पॉलिटिकल जो हमारा सिनारियो हो या फ्रेमवर्क है, उसमें मॉरल वैल्यू काफ़ी कम होती जा रही है, तो शायद इसमें ज़रूरी है कि थोड़ा सा रिगरस या फिर कुछ रिजिड प्रोविजंस लाए जाएं। हालांकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो केवल इलेक्टोरल राइट्स के और इंडिविजुअल राइट्स से रिलेटेड ज़्यादा ऑफेंसेस बताए गए हैं। इलेक्शन से रिलेटेड सेपरेट हमारे पास कानून भी है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी इलेक्शन से रिलेटेड काफ़ी सारे प्रोविजंस बनाए गए हैं, इलेक्शन कमीशन अलग काम करता है। तो उन सारे एक्ट्स में भी कुछ कुछ अलग अलग अपराध बताए गए हैं। पर हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है, क्योंकि अगर इंडिविजुअल राइट्स की बात की जाए, क्योंकि यहाँ पर इलेक्टोरल राइट्स इंडिविजुअल राइट्स के ही बारे में है, और अगर लोगों को डरा के, धमका करके या इलीगल ग्रेटिफिकेशन दे के या अनड्यू इन्फ्लुएंस से चुनाव के नतीजे प्रभावित होते रहेंगे आगे भी, तो देश की पॉलिसी के लिए इसमें काफ़ी नुकसान होता है। तो शायद इसमें थोड़ा और रिजिड प्रावधान करने की ज़रूरत है भी। Thank you so much, sir, for taking your time out from your busy schedule, obviously, and to discuss this chapter with us. And thank you, sir. And one more information to our viewers that many series are coming on your way, so keep in touch with Logical Vibes. Thank you, sir. Thank you. Thank you.